हेलो जी। पिछले 20 एपिसोड्स में आपने हमारा साथ दिया हमारी क्रेजी मोटरसाइकिल जर्नी में, जो कजाकिस्तान से शुरू होकर किर्गिस्तान और रशिया होते हुए मंगोलिया के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी थी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे इस ट्रिप के कुछ आखिरी दिन और जानेंगे आखिर क्या हुआ उस मोटरसाइकिल का। This is it. खुशबू तो है इनमें। ओह, टट्टी पड़ी क्या? नहीं। हेलो जी, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड ऑफ मंगोलिया। और आज हम हैं गोरखी तरेल्स नेशनल पार्क में और बहुत ही बढ़िया मौसम है, खुला आसमान है। पिछले कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब मौसम था और बढ़िया घोड़े घास चर रहे हैं और प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पे है और फूल खिले हुए हैं। वाओ। सो थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं, काफ़ी वियर्ड रहे हैं पिछले कुछ दिन। ये है गोरखी तरेल्स नेशनल पार्क, उलान बाटर से सिर्फ 1 घंटा दूर। और ये हूँ मैं इस पार्क के बीचों बीच एक ऐतिहासिक चट्टान के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले एपिसोड में तो मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की खोज में था, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मैं आउटगॉन्टेंगर पहाड़ की खोज में निकला था, मगर फिर बाइक की चेन टूट गई, मौसम ख़राब हो गया, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। सो आई डिसाइडेड टू गो बैक और मैं वापस वो नॉर्थ वाली रोड ले ली मैंने उलान बटोर की तरफ। मगर उन दिनों मौसम इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, मतलब ऐसा बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, आंधी चल रही है। वैसे पूरे टाइम मैं बादल और बारिश से हाइड एंड सीक खेल रहा था। उधर देखो आप, उधर बारिश हो रही है और उधर बारिश हो रही है और पीछे भी बारिश हो रही थी। और हवा तो भाई साहब ऐसे क्रेजी चल रही है ना, मतलब अर्जेंटीना की याद आ गई। वो 3 हफ्ते एकदम नाइटमेयर थे। मतलब मोटरसाइकिल में सीधे चला रहा हूँ सीधी रोड पर, वो मोटरसाइकिल ऐसी टेढ़ गई और मतलब इतनी अभी तो ये पहाड़ की वजह से ब्लॉक्ड है, बट द विंड हैज बीन लाइक क्रेजी। Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skulls swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. अब जैसे जैसे हम उलान बटोर के पास आ रहे थे, वैसे वैसे हाईवे स्टॉप्स दिखने लगे थे, ऐसा मॉडर्न से, जहाँ पे अमेरिकानो मिल रही है, ऐसा टॉयलेट्स हैं वो भी यूरिनल वाले, ऐसे गड्ढे वाले नहीं। उलान बातर के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा इंफ्रा दिखने लगा है। पहला स्टॉप रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, टॉयलेट है। इंग्लिश में भी लिखा है, कुछ कुछ छोटी छोटी दुकानें। ये हमारी मोटरसाइकिल है। 400 रुपये में मीट, राइस एंड एग एंड 250 रुपये की अमेरिकानो। धूप आ गई है और धूप आते ही शहर काफ़ी सुंदर लगने लगा है। तो अभी क्या है कि अभी 7 बज गया है, आई थिंक 8:45 बजे सनसेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से अगले 130 किलोमीटर तो मैप पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल विलेज। सो 130 किलोमीटर तो जाना ही है। फिर वहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है तो, नहीं तो कैंप करेंगे और क्या। बस आज ठंड बहुत हो गई है। पहली बार पूरी ट्रिप में मैंने जैकेट के अंदर जैकेट पहनी है, उसके बाद भी ठंड लग रही है। बट वो 130 किलोमीटर जो ठंड से हालत ख़राब हुई है ना भाई साहब। 9 बज गया भाई, ठंड हो गई है। कुछ 35 किलोमीटर दूर है हम, जो शहर 130 किलोमीटर था। बहुत ही ठंड हो गई है मतलब। और ऊपर देखो ये बर्फ़ गिरी है, काफ़ी फ्रेश सी बर्फ़ है, थोड़ी सी है बट बर्फ़ गिरी है तो इसका मतलब कि ठंड है। और ग्लव्स नहीं है तो हाथों की तो हालत ख़राब हो गई भाई, एकदम हाथ फ्रीज कर गए हैं। फिर रात के अंधेरे में किसी तो गांव में पहुंचे, जहां पूरे गांव की ही लाइट नहीं आ रही थी। वहां पे मेरी ठंड सी ठिठुरती हुई हालत देख के एक यूट के ओनर ने आधी रात को लकड़ी काट के आग का इंतजाम किया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ऑल थोड़ा लेट हो गया है, 9:30 बज गया है। तो कल हम पहुंच गए थे वो वाला जो टाउन था 130 किलोमीटर दूर। नाम वाम मत पूछिए आप। नाम वाम काफ़ी मुश्किल है। 1500 रुपये की कॉटेज थी। बाथरूम वही है, ओपन वाला, ओपन बाथरूम है। तो सुबह सुबह निपट तो लिए, मेहनत वाला काम हो गया। टुडे आई थिंक वील मेक इट टू ओरखन वैली। इट इज़ 350 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड मोस्टली टारमैक है, सो शुड टेक 6-7 आवर्स ओनली। बाकी सही है, देखिए आप। लाइफ इज एंजॉय। रैंडम लेक है, ऐसा कोई लेक बॉडी नहीं है, रैंडम लेक।
व्हाट्स योर नेम अगेन? इशिका? Hindi, इशिका। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो चाय पीते हैं ना, विच इज़ ओके, मतलब मैं पी लेता हूँ, कल भी मैंने पी ली थी, मुझे इतनी ख़राब नहीं लगती। मैं नॉर्मली अपने इंडियन टेस्ट बड पे बहुत ही ख़राब है वो, बिकॉज वो नमकीन चाय होती है। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ तो होता है, मतलब चाय का कलर वाइट होता है, मतलब उसमें चाय तो होती नहीं, पता नहीं क्यों चाय बोलते हैं। और उसमें बहुत सारा मतलब एकदम पतला दूध होता है, और उसमें नमक डालते हैं, तो इट जस्ट टेस्ट वेरी वियर्ड। तो नाश्ते में क्या था, वो चाय में उनके पास ड्राइड मीट पड़ा था, तो चाय में मीट डाल दे रहे थे और खा रहे थे। तो मैंने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, मैंने बोला अभी पेट भरा है भाई, मैं कहा ये तो नहीं खा पाऊँगा मैं। एक तो वो चाय इतनी अजीब सी है, उसमें फिर मीट डाल के खाओ, जस्ट स्ट्रेंज। तो मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी पड़ी थी, कल वो होटल से चुरा ली थी, तो मुझे लगा कॉफ़ी पी लेते हैं। तो भाई वो गर्म पानी में आधा घंटा लग गया। पहले तो पानी के लिए बड़ा सा वेसल लाया गया, फिर उन्होंने पानी गर्म किया तो देखा कि काफ़ी गंदा है, फिर वेसल साफ़ हुआ, उसके बाद फिर पानी डाला गया, फिर कप साफ़ किया गया, फिर कप में पानी डाला तो कप में पानी काफ़ी गंदा था, तो फिर छन्नी से कुछ किया गया तो छन्नी गंदी थी। तो काफ़ी कुछ करके एंड में पानी गंदा ही था। हेलो। तो काफ़ी कुछ करके एंड में पानी गंदा ही था, और मैंने बोला दे दो यार, ठीक है आप लोग तो पी रहे हो, जिंदा हो, तो हम भी पी लेंगे। तो खाने का तो फाइट है मंगोलिया में, मतलब मैं वैसे तो सब कुछ खा लेता हूँ ट्रैवल करते हुए, मगर या तो वहाँ पे खाना मिल ही नहीं रहा था, या फिर मिलता था तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, और जनरली उसमें एक ही अवेलेबल होता था, तो जो मिल रहा है आपको वही खाना है। तो यहाँ पे जनरली हर ढाबे में 4 चीज़ें मिलती है, नूडल, मोमो, राइस और एक कचौड़ी टाइप का कुछ है, और हमेशा सिर्फ एक ही अवेलेबल होती है, तो जो आपकी किस्मत में हो। सो मोमो ऑर्डर कर दिया हमने सुबह सुबह, हमने बोला चलो मोमो से पेट तो भर जाएगा। सही है मंटी, बट ठीक है, लंच मिलता नहीं है तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिले पेट भर के खा लो, फिर पता नहीं खाना कब मिले। चाय है, पानी का एकदम लग रहा है कि समुंदर के पानी में चाय मिला ली हो। पानी का तो काफ़ी फाइट है, समझ में आ रहा है, लोग काफ़ी गंदा पानी पीते हैं, ऑब्वियसली पानी कमी होगी, इतनी ठंडा इलाका है। मिल गई भाई पानी की बोतल, यहाँ पे पीएच वैल्यू लिखी रहती है, कल जो पानी लिया था उसमें 8.5 थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ठंडा होता है ना, तो जनरली ऐसा दरवाजे बंद से रहते हैं, तो दुकानों का जो नाम है ये है मिनी मार्केट या सुपर मार्केट, जो भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट ये मार्केट लिखा हुआ है। मार्केट जो रशियन में था, कजाकिस्तान में था, किर्गिस्तान में था, जो रशियन सिरिलिक्स है उसमें बहुत सिमिलर है, मार्केट, तो समझ में आ जाता था। यहाँ समझ ही नहीं आता भाई कौन सी दुकान है। वो दिन बहुत खूबसूरत था, मतलब मोटरसाइकिल चलाने के लिए इतना खूबसूरत दिन था ना, मतलब मौसम भी खुल गया था, ठंड भी कम हो गई थी, और थॉरोली इंजॉयबल रोड्स थी। Brass rings in the center and a wind with a red sunset going down. मैंने मंगोलिया में कुछ 3000 किलोमीटर बाइक चलाई, और मेरा वहाँ जाने से पहले एक्सपेक्टेशन था कि सब कुछ ही ऐसा बंजर होगा, और कुछ टाइम के बाद ना इतना जो बंजर लैंडस्केप है वो बड़ा चुभने लगता है, और वो भी ऐसा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ बैरननेस। बट वो 3000 किलोमीटर में ना देयर वाज नॉट अ सिंगल बोरिंग स्ट्रेच, मतलब मोटरसाइकिल चलाने के लिए इससे बेहतरीन पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मतलब ऐसे बंजर पहाड़ आएंगे, फिर हरे भरे पहाड़ आएंगे, फिर इनफाइनाइट स्टेपीज़ आएंगे, ऐसे खूबसूरत लेक्स आएंगे, और ये बड़े बड़े लेक्स, और कोई ऐसा फेमस टूरिस्ट स्पॉट वाले लेक नहीं, मतलब वो रैंडम लेक होंगे, वो इतने ज़्यादा बड़े और सुंदर होंगे। There's no lines on a gravel road, riding where nobody goes, and I'm addicted to his leather and smoke. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl, it's some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, gold swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. क्या हो गया? नहीं है खाना कुछ? वाओ, काफ़ी खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल लेक। शायद इसका नाम सागर नूर है, एक बार मैप पे देख के बताएंगे। बर्ड्स आर चर्पिंग, सीगल है गए, सीगल यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ आ जाओ। बट वाओ, क्या ही लैंडस्केप है, अमेजिंग। कोई तो कैनियन आ गया है, सो हम रुक गए कैनियन देखने, और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे अचानक से
बहुत सारे पेड़ आ गए हैं, बड़े दिन से पेड़ नहीं दिखे और बढ़िया पेड़ आ गए हैं। वाओ, कैनियन देख लेते हैं, बढ़िया फ़ोटो स्पॉट भी दिया हुआ है जहाँ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, मगर हम तो अकेले हैं कैसे फ़ोटो खिंचाएंगे। वाओ नाइस, ब्यूटीफुल, ड्रोन उड़ाया जा सकता है यहाँ। वेरी सीनिक एंड वेरी डेंजरस। मंगोलिया में सब कुछ इतना बैरन है, इतने दिन से पेड़ ही नहीं दिखे। और हमको कजाकिस्तान में एक महान लड़की ने बताया था कि पेड़ों को हक कर लेना चाहिए, तो हक कर लेते हैं पेड़ों को। He is my nicotine, I'm his desert queen. Worn out bandana tied around my neck. Call it Bonnie and Clyde, a modern day ride or die. And I'm convicted, 25 to life. Give me a black motorcycle, give me playback on vinyl, some cheap aviators from 65. जैसे जैसे हम उलान बटर के पास आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। मतलब वी स्टार्टेड विद नॉट अ सिंगल कार, एक भी कार पूरे दिन नहीं दिखती थी, फिर 2-3-4 गाड़ियाँ दिखने लगी, फिर हम टारमैक में आए तो ऐसे हर 15 मिनट आधे घंटे पे गाड़ियाँ दिख रही थी। और आज तो मतलब काफ़ी बिजी है। ये देखो गाड़ी देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा फ्रेम है तो। अब जैसे जैसे हम उलान बटोर के पास आ रहे थे वैसे वैसे डेवलपमेंट दिखने लगा था। ऐसे रास्ते में कॉफ़ी शॉप्स आने लगी थी, ऐसा रेस्टोरेंट्स में बर्गर वर्गर मिल रहे थे। भाई साहब, इतना बड़ा शहर तो मंगोलिया में अब तक देखा ही नहीं। मतलब इतना बड़ा नहीं है ऐसे तो, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर, बट आई थिंक ये उल्गी से बड़ा है, उल्गी से छोटा था। और इतने दिनों से इतना विल्डरनेस में रहने के बाद ऐसा ये डेवलप्ड कैपिटलिज्म देख के मुझे बड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। सही लग रहा है ये शहर ना। यहाँ पे कुछ कुछ बिल्डिंगें भी हैं और काफ़ी मॉडर्न कॉफ़ी शॉप है। काफ़ी कल्चर शॉक में चला गया मैं अंदर घुस के। तो ऐसे जूते वूते देखो, गाड़ी की हालत देखो। कुछ तो चल रहा है इंटरनेट का ना, बहुत ही सुबह से चल ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो मुझे लगा डेटा ख़त्म हो गया है, बट फिर यहाँ पे वाईफाई लिया तो सेम चल ही नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, तो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है। उसकी फ़ोटो ही नहीं खुल रही है हॉट स्प्रिंग की। यहाँ से कुछ दूर ही एक हॉट स्प्रिंग था, मगर खराब रास्तों और बिना मैप के यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। मगर इसी एडवेंचर के लिए तो हम यहाँ गए थे। Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, gold swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bag. Give me a black motorcycle, give me a black motorcycle. क्रेजी, मज़ा ही आ गया, बहुत ही सही है। अरे ऑफ रोड मतलब मज़ा तो आ रहा है काफ़ी। अभी हम गलत मुड़ गए, हमने सबको ओवरटेक कर लिया और हमको उस साइड जाना है। हम सीधा चलते गए क्योंकि मज़ा आ रहा था। काफ़ी तो कटता दिख रहा है। वाटर क्रॉसिंग देखो, नदी है, वाटर क्रॉसिंग नहीं है। मिल ही नहीं रहा भाई, तब से इधर तो भटक रहे हैं, ना कोई रोड है ना कोई रूट है। कहाँ है हॉट वाटर स्प्रिंग? मतलब उधर है वो वैली में ना कहीं, बट ये नदी तो नहीं पार कर सकते हम बैग के साथ भाई, लैपटॉप भी है। कीड़े देखो अगर दिख रहे हो तो, क्रेजी इंसेक्ट्स, और ये नदी। अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। पहले मैं वो पहाड़ पे नहीं पहुंच पाया, उसके बाद मैं यहाँ पे हॉट स्प्रिंग पे नहीं पहुंच पाया, और मैं भी बड़ा परेशान हो रहा था कि भाई क्या ही चल रहा है, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ये छोड़ो, ये सब खारखोरिन चलते हैं। सो खारखोरिन और काराकोरम इज़ द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मंगोलिया। और जितने भी आप मंगोलिया के आइटनरीज देखोगे, टॉप थिंग्स टू डू, टॉप प्लेसेस टू सी, तो ऐसा खारखोरिन आएगा। तो मुझे लगा सही है, वहीं खारखोरिन चलते हैं, वहाँ पे शायद ऐसा कुछ फाइनली कहीं पहुँचेंगे तो एटलीस्ट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली, 12 बज गया है। मक्खियाँ इतनी सारी हैं यहाँ पे, और हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है वो एक क्रेजी सी मोनेस्ट्री है, अर्दिन जू मोनेस्ट्री, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। बट कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ हैं। अरे भाई साहब, तो हाँ हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, मोनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पे नहीं है मक्खियाँ तो नहीं, वो कुछ ऐसा मक्खी एक्स मच्छर ऐसा उसका फ्यूजन, बट बिगर देन मक्खी। और एकदम वो जहाँ पे ह्यूमन देखते हैं
बहुत सारे उनकी तरफ अटैक कर देते हैं अरे भाई कबूतर। तो अभी हम हैं यहाँ पे एर्दिन जू मोनेस्ट्री में, जो मंगोलिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, कुछ 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री। सो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दे देते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया, अभी यहाँ पे भी पढ़ लिया, विकिपीडिया में भी पढ़ लिया है। सो जो काराकोरम सिटी है वो बनी थी आपकी 13th सेंचुरी में, जब चिंगिस खान थे। चिंगिस खान ने ऑर्डर दिया था कि भाई हमारी कैपिटल जो होगी मंगोल एम्पायर की वो काराकोरम होगी, विच इज़ दिस काइंड ऑफ दिस। तो अगर चिंगिस खान ने ऑर्डर दिया है कि भाई कैपिटल बनाओ हमारे एम्पायर की, सो ऑब्वियसली वो काफ़ी भव्य बनेगी। तो इसीलिए एक वक्त पे काराकोरम दुनिया के सबसे बड़े शहरों में आता था। तो ये तो बात हो गई 13th सेंचुरी की, बट ये मोनेस्ट्री बनी 1585 में, 16th सेंचुरी में। अब जो 16th सेंचुरी के राजा थे वो दलाई लामा द थर्ड से मिलकर इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने इस मोनेस्ट्री के कंस्ट्रक्शन का आदेश दिया और मंगोलिया का स्टेट रिलीजन तिब्बतियन बुद्धिज्म डिक्लेयर कर दिया। मगर इस मोनेस्ट्री के काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 17 से 19th सेंचुरी में मंगोलिया में कुछ युद्ध चल रहे थे जिसके चलते ये मोनेस्ट्री बंद हो गई। इसके बाद 1939 में जब कम्युनिज्म आया तो मंगोलिया की सैकड़ों मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी गई और 10,000 से ज्यादा मंक्स को मार दिया गया। फिर इस मोनेस्ट्री को एक म्यूजियम बना दिया गया और जब 1990 में कम्युनिज्म चला गया तब ये मोनेस्ट्री वापस लामास को दी गई और अब ये एक फंक्शनिंग मोनेस्ट्री भी है। काफ़ी हिस्ट्री होगी तो अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। दिस इज़ मोनेस्ट्री का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है जैसा आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा घास फूस आई हुई है। कबूतर घास खा रहे हैं, कबूतर घास पता नहीं क्यों खा रहे हैं, होता होगा मंगोलिया में। ये कुछ तो है यहाँ पे, अभी कबूतर पानी पी रहे थे, क्या है ये देखते हैं, खाली है तो। सो ये जो लामा लोग थे उनको खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। ओके, ये सनसेट पे बहुत ही सुंदर लगेगी या सनराइज़ पे, एकदम ऐसा चाइनीज़ पिक्चरों में होता है ना, ऐसे एनिमेशन वगैरह में होता है। 250 रुपये का टिकट दे दिया हमें म्यूज़ियम देखने का। यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं शायद, स्कूल के तो नहीं लग रहे, काफ़ी बड़ी लड़कियाँ लग रही हैं, बट 250 रुपये का टिकट है म्यूज़ियम का। सो विल सी द म्यूज़ियम। ठीक ही है वही म्यूज़ियम जैसा होता है। पुरानी चीज़ें रखी हैं, पुरानी चीज़ें रखी होती है म्यूज़ियम में, किसी किसी के घर में भी रखी होती हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये, मंगोलियन स्क्रिप्ट पे हम कुछ लिखवा सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि लाइफ इज़ एंजॉय लिखवा लें। Life is enjoy यस, in English. ओके, या अंकल जी का लाइफ इज गुड का ऑलरेडी पढ़ा था, अब वो कह रहे हैं लाइफ इज एंजॉय और मंगोलियन में ट्रांसलेट किया, तो ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग ग्रामर, तो गलत कुछ अलग ट्रांसलेशन आ रहा था। मैंने कहा आप लिख दो, कौन सा किसी को समझ में आ रहा है। मैंने कहा आप लाइफ इज तो ठीक है, इंजॉय का इंजॉय रखो, भावनाएं क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं। Straight is like this. It is like this or this? Okay. Okay. So we have life is enjoy. Life is enjoy. तो बेसिकली ये जो प्रोविंस है उसका नाम है अरखनगाई और ये ऑर्खन वैली है और ये बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। मैंने आज देखा, मतलब जहाँ से हम आ रहे थे ना, जहाँ पे भटके थे, वो पूरा उस साइड नेशनल पार्क ही चल रहा था। बट समझ नहीं आ रहा है कि नेशनल पार्क में जाएँ कहाँ, क्योंकि नेशनल पार्क सर्च करो तो पूरा नेशनल पार्क आ जाता है, उसमें फ़ोटो वोटो भी आ रही है। फिर वो जो आंटी से पूछा था, आंटी ने बोला कुछ है नहीं यहाँ पे, वो मोनेस्ट्री चले जाओ और ये रिवर चले जाओ। तो हमने बोला ऐसे तो नहीं, तो हमने कुछ जगह ढूंढी और एक हॉट स्प्रिंग है, हमने बोला कल हॉट स्प्रिंग नहीं जा पाए थे, आज हॉट स्प्रिंग जाएंगे। तो हम वहाँ हॉट स्प्रिंग के लिए निकल रहे थे, कुछ 70-80 किलोमीटर दूर था, तो मोटरसाइकिल की बैटरी डाउन हो गई। पता नहीं क्या हुआ भाई, मोनेस्ट्री से वापस आके ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, मतलब बाइक में चाबी तो छोड़ी थी और बाइक ऑन छोड़ दी और मैं जाके सो गया 2 घंटे। फिर वापस आया तो देखा कि भाई बैटरी ही घुस गई। फिर किक स्टार्ट से किक किया तो किक टूट गई, तो बहुत ही परेशान बैठा हुआ था मैं। फिर 2 अंकल जी आए, उन्होंने धक्का लगाया और स्टार्ट की, तो मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। बट आज का दिन घुस गया मेरा बात के लिए ना, आज भी सही नहीं जा रहा है तो सीन तो सही नहीं चल रहा था। मतलब वैसे तो मेरी ट्रिप बहुत बढ़िया गई, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, बट जो मेरे अंदर का कंटेंट क्रिएटर था वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड था।
अब मैं वैसे तो घूम रहा हूँ पिछले 10 साल से, मतलब मैंने काफ़ी मोटरसाइकिल ट्रिप्स भी की है, बट मैं तब कंटेंट क्रिएटर नहीं था। मैं कंटेंट क्रिएटर पिछले 1 साल में ही बना, और मुझे था कि भाई लाइफ में अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो कुछ बहुत ही बेहतरीन बनाओ। बट मैं मतलब पता नहीं, ना तो मैं कहीं पहुंच पा रहा था, और मैं थोड़ा सा अपने अंदर से एफर्ट भी नहीं मार रहा था कि भाई कुछ ऐसा कंटेंट बना दो। पता नहीं ये वीडियो आगे आएगा कि नहीं, बट हाँ मतलब पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब मुझे लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप कुछ भी कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोइंग आ गई, तब मुझे तो मतलब ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए कि भाई सिनेमा हो। एंड आई डिड नॉट डू मच। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज मैं काफ़ी बिना प्रिपरेशन के आया था। मतलब मैंने लिटरली मतलब देयर वाज नो प्लान एट ऑल, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, अगले दिन का प्लान भी नहीं था, क्या है पूरी ट्रिप में। तो ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज़ लर्निंग। बाकी अभी चिल करते हैं, लाइफ तो एंजॉय है, ये सब तो चलता रहता है ना। एज अ लास्ट मोटरसाइकिल स्टंट, वो जो दिख रहा है वहाँ ट्रेल तो जा रही है, तो हम वहाँ मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे। तो देखते हैं चढ़ा पाते हैं कि नहीं। चढ़ तो गए हैं ऊपर आई थिंक ऊपर आना वाज ओके, नीचे जाना काफ़ी मुश्किल होगा। बीच में 1-2 सेक्शंस काफ़ी रफ है। यूहू, वी हैव मेड इट। पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं। We damn sure know where we've been, but we don't know where we're going. We damn sure know where we've been, but we don't know where we're going. देन माई लास्ट डेस्टिनेशन वॉज उलान बटोर, और यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि जो मैं ये मोटरसाइकिल कज़ाकिस्तान से ख़रीद के लाया हूँ, जो मोटरसाइकिल मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो मैं इस देश में बेच नहीं सकता हूँ, उस मोटरसाइकिल का मैं करूँ क्या। तो या तो मैं अब ये मोटरसाइकिल कहीं भी छोड़ दूँ, या फिर मैं अनऑफिशियल तरीके से किसी तरह ये सस्ते में बेच दूँ। तो अब मुझे चाहिए थे लोग, कोई जो मुझे मेरी हेल्प कर दे, कोई लोकल लोग। तो मैंने हॉस्टल में बात की, मैं ऐसा लोकल मैकेनिक्स की दुकान पे भी गया, मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पे भी गया, मुझे लगा कोई ऐसा इंडियन मंगोलिया में रहता हो वो हेल्प कर देगा, बट कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पा रही थी। और 2-3 दिन में मैं बड़ा ही फ्रस्ट्रेट आ गया। मैं कहा भाई क्या ही चल रहा है। सिमिलर थिंग हैपेंड टू इन साउथ अमेरिका ऑल्सो। कोलंबिया में जब लास्ट में कोई बाइक खरीदने वाला नहीं मिला तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मैंने वही चीज़ की जो मैंने कोलंबिया में की थी। मैं कहा हटाओ, सब भाड़ में जाए। मैं कहा मैं चला गया वापस नेचर में। वहाँ पे पास में एक नेशनल पार्क है, तो मुझे लगा वहीं नेशनल पार्क चलते हैं, फिर वापस आके कहीं भी बाइक छोड़ के फ्लाइट लेके निकल जाएंगे। तो जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी वो नेशनल पार्क में एक ऐतिहासिक चट्टान के ऊपर मैं खड़ा हूँ, वो अब है। Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. तो मैं कल आ गया था ये नेशनल पार्क में। तो ये उलान बटोर से कुछ 1 घंटा दूरी है। ओनली इफ़ यू कैन गेट आउट ऑफ उलान बटोर विद इन 1 आवर, क्योंकि उलान बटोर का जो ट्रैफिक है, सो आपको थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी बताता हूँ। सो मंगोलिया का जो साइज़ है वो आधे इंडिया जितना है। मंगोलिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है, बट जो मंगोलिया की पॉपुलेशन है वो कानपुर जितनी है, और मंगोलिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो उलान बटोर में रहती है। तो बाकी पूरा मंगोलिया इसीलिए इतना खाली है। मगर जो उलान बटोर का ट्रैफिक है ना भाई साहब, मतलब कानपुर से ख़राब ट्रैफिक है, विच इज़ क्वाइट अ थिंग। और इतने दिन ऐसा विल्डरनेस में रहने के बाद ना 2-3 दिन भी शहर में मैं रह ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा भाई छोड़ो ये सब, यहाँ से निकलो, वापस नेचर में चलते हैं। तो मेरा ये प्लान ये था कि उलान बटोर तो शहर है, बट व्हाट मंगोलिया इज़ जस्ट लाइक बीइंग आउट इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और किसी नोमैडिक फैमिली या यूट टाइप में जो बेसिक सी है उसमें रहने का मन था मेरा। तो मैं उस हिसाब से आया था। बट जो ये पूरा एरिया है ना, मतलब मुझे ये समझ में आ गया है कि क्योंकि मैं मंगोलिया एकदम रिमोट साइड से एंटर किया था, नॉट फ्रॉम उलान बटोर। अगर आप उलान बटोर से स्टार्ट करोगे और फिर बाकी जगह जाओगे तो आपको दिखेगा कि सब रिमोट होता जा रहा है। बट मेरे साथ उल्टा हुआ, मतलब मैंने रिमोट एकदम एक्सट्रीम रिमोट से स्टार्ट किया, और जैसे जैसे इधर आया यहाँ भीड़ होगी। तो ये जो एरिया है ना भाई साहब, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ होटल है, मतलब सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं और ये यूट कैंप्स हैं, बट लग्जरी यूट कैंप्स। लग्जरी तो क्या, मतलब मैंने यहाँ पे यूट लिया 5,500 रुपये की। बताओ 5,500 रुपये की, क्योंकि कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना, 4 डिग्री टेम्परेचर था, और मैंने तो मतलब मेरा हो गया था गिव अप। मैं कहा पैसे जाए बाहर में, ले लेते हैं भाई जो मिल रहा है। तो सामने जो रिजॉर्ट दिखा मैं वहाँ चला गया। मतलब यूट ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम है, बट 5,500 लाइक तो नहीं है। मतलब बाथरूम भी 150 स्टेप दूर था। मतलब मैं गिना, रात को 5 बार बाथरूम गया मैं। एक तो अचानक से मौसम बदल गया है इतनी तारीफ है कि मौसम की, और भाई साहब हमको उस साइड जाना है और उस साइड आप मौसम देखिए,
क्रेजी एकदम क्रेजी। The rascal is back. अब मंगोलिया आए थे तो चिंगिस खान की बात तो करेंगे ही। तो एज अ लास्ट एडवेंचर मैं ये चिंगिस खान के स्टैचू चला गया, जो लाइक बहुत ही बड़ा स्टैचू है। सो फाइनली हियर वी आर, चिंगिस खान स्टैचू पहुंच गए हैं और वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक इसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाके ऊपर एक दरवाज़ा है। सो दरवाज़ा आई थिंक चिंगिस खान के से निकलता है और आप ऊपर जाके व्यू देख सकते हैं। सो विल गो एंड सी। आई थिंक दिस इज़ अराउंड 50 फीट, मोर देन 50 फीट में भी। कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए। ये एक सुविनर शॉप, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे गेंगिस खान की अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। उनके बच्चों की है शायद, पता नहीं, बट सब तो सिमिलरली लग रहे हैं। और ये क्रेज़ी गेंगिस खान का जूता है शायद, भाई साहब वाइड एंगल में भी नहीं आ रहा है, क्रेज़ी जूता। सो एंट्री फीस वॉज अराउंड 500 रुपीज़, 500 रुपये, और ड्रोन अलाउड नहीं है। सो ड्रोन का कॉस्ट है कुछ 1.5 लाख, विच इज़ अराउंड 4000 रुपये। बच गया, मुझे लगा ड्रोन उड़ाना पड़ेगा, अब ड्रोन नहीं उड़ाना। रेस्टोरेंट बार भी भाई, गेंगिस खान के अंडर आप बैठ के शराब पी सकते हो। लिफ्ट नहीं चल रही है, गेंगिस खान के अंदर की लिफ्ट ख़राब है। उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती हुई लिफ्ट जा रही है ऊपर, मगर चल नहीं रही अभी। मैदा खा लिया होगा इन्होंने, दूध में मोमोज खा लिए होंगे। घोड़े की टांगें दिख रही हैं। यूँ 500 रुपये दे के सीढ़ियाँ चढ़ा रहे। व्हाट इज़ द लॉजिक भाई? 6-7 मंजिल हो गई है तो 10 माले चला दिया इन्होंने तो भाई साहब। आई थिंक गेंगिस खान की बॉल्स आ गई हैं, देख सकते हैं आप। गेंगिस खान बढ़िया टांगे फैला के बैठा है, हम बीच से निकल रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ मेटाफर, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ पे व्यू पॉइंट के पीछे व्यू है, बट व्यू तो बढ़िया है, इंजॉय कर रहे हैं चिंगिस खान। बट बेस्ट पार्ट आई थिंक यही है कि अभी सब लोग गेंगिस खान के अंदर जाएंगे। जिसने भी बनाया काफ़ी हरामखोर है, काफ़ी प्लान्ड एंट्री और एग्जिट है ये, कि आप गेंगिस खान के अंदर से आ रहे हो जा रहे हो। ये देखिए, यूँ लोग जा रहे हैं अंदर। पीछे से धूप आ रही है, इसका मतलब है काफ़ी ख़तरनाक सी शैडो बन रही है काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक शैडो। ये 6 बजे बंद हो जाता है और अभी 5:45 हो रहा है। सो इस चक्कर में आई थिंक गुड टाइम, कोई है ही नहीं अभी, आप अकेले एंजॉय कर सकते हो। यूँ ब्रथ व्हाट्स अप, पहले ही तुम पूरा दुनिया पहले हो। लाइफ इज़ एंजॉय लगा दिया, लाइफ इज़ एंजॉय लगा दिया गेंगिस खान के। आई थिंक ये पिछवाड़े के नीचे हैं, आई एम अज्यूमिंग। ऐसे बैठे थे हम, ऐसे घुसे ना, हाँ समवेयर। गेंगिस खान के जूते के अंदर पैसे डाले हुए हैं लोगों ने, भोग चढ़ाया हुआ है। नीचे तो गिरते होंगे, काफ़ी बढ़िया निशाना चाहिए नोट उधर फेंकने के लिए। तो वहाँ थे हम, ऊपर दिख रहे हैं लोग, क्रेजी बड़ा है भाई ये। तो अब मंगोलिया आ गए तो थोड़ा सा आपको चिंगिस खान की हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। ऑल्दो आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। तो चिंगिस खान या फिर गेंगिस खान को आज तक का सबसे बड़ा रूलर माना जाता है, क्योंकि 13th सेंचुरी में जब चिंगिस खान थे, फ्रॉम यूरोप टू रशिया टू चाइना टू मंगोलिया टू कोरिया टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब कुछ भाई साहब ने, ईरान, इवन पर्शियन एम्पायर, सब कुछ ही टेक ओवर कर लिया था। एंड इट इज़ लाइक हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन द बिगेस्ट लैंड एम्पायर एवर। तो सबसे बड़ा एम्पायर वैसे तो बिली बाउडन है, नहीं ब्रिटिश एम्पायर है, बट दिस वाज लाइक बाय लैंड। तो एक और बढ़िया फैक्ट बताते हैं कि मंगोलिया क्या है कि ठंडी कंट्री है, मतलब यहाँ उलान बटोर में भी -50 हो जाता है विंटर में। इट इज़ द कोल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। बट जिस वक्त चिंगिस खान यहाँ पे रूल कर रहा था ना, उस वक्त में भी उसके ऊपर भगवान का हाथ था या पता नहीं क्या था, बट उस पीरियड में 15 से 20 साल बहुत ही कम ठंड पड़ी, विच मेंट कि उनके पास ज़्यादा महीने हैं जाके एकदम पेलने के लिए। किसी के लिए सुपर विलेन, किसी के लिए सुपर हीरो, चिंगिस खान इतिहास का सबसे बड़ा रूलर था। और जब मंगोल आर्मी अटैक करती थी तो सब कुछ निस्तनाबूद कर देती थी। उदाहरण के तौर पे जब चिंगिस खान ने चाइना पे अटैक किया तो वहां की पॉपुलेशन 12 करोड़ से घट के 6 करोड़ हो गई। जब पर्शिया की बात आई, जो मॉडर्न डे ईरान है, तो चिंगिस खान को पता था कि ये एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर है।
तो इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 450 व्यापारियों का एक काफिला भेजा, मगर जो उस समय वहां का गवर्नर था उसने उस काफिले को मार दिया और सारा सामान हड़प लिया, जिसका एक ही मतलब था कि अब पूरे एम्पायर को चिंगिस खान से कोई नहीं बचा सकता था। और फिर चिंगिस खान ने ऐसा पेला कि पर्शिया की पॉपुलेशन घट के 1/4 हो गई। और जो गवर्नर था, क्योंकि उसने लालच की वजह से व्यापारियों को मार दिया था, तो मंगोल आर्मी ने उसी की चुराई हुई चांदी को पिघला के उसके सारे छेदों में डाल के उसे मारा। इसका एक रेफरेंस आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि प्लैनेट के हिस्ट्री का जो सबसे पहला बायोलॉजिकल वेपन यूज हुआ वो भी मंगोल आर्मी ने किया था। इतिहास का सबसे बड़ा पैंडेमिक ब्लैक डेथ, जिसकी शुरुआत सेंट्रल एशिया में हुई थी, उसको यूरोप लेके गई मंगोल आर्मी। अब क्योंकि उस समय यूरोपियन शहरों के चारों तरफ दीवारें होती थी, तो मंगोल आर्मी ब्लैक डेथ से मरी हुई लाशों को एक ह्यूमन गुलेल में रख के शहरों के अंदर फेंक देते थे। और ऐसा होता था कि जैसे वो 20,000 लोगों की आर्मी लेके गया तो सबको टारगेट, जैसे सेल्स टारगेट दिए जाते थे कि भाई तुमको एक आदमी को 24 लोग तो मारने ही है, तो अब 20,000 × 24 करो, मतलब ऐसा 1-1 मिलियन लोग तो ऐसे ही निपटा दिए जाते थे। माना जाता है कि उसने कुछ 3-4 करोड़ लोग तो किंग चिंगिस खान ने मारे ही हैं। उसके बाद आखिरी कहानी बता देते हैं चिंगिस खान की मौत के बारे में। तो चिंगिस खान की जो कब्र है वो आज तक किसी को नहीं मिली। इनफैक्ट यहाँ से स्टैचू से कुछ 100-150 किलोमीटर आगे एक पहाड़ है जहाँ पे माना जाता है वो पैदा हुआ था, तो वहीं पे मोस्टली उसको दफनाया गया है, बट कहाँ एग्जैक्टली दफनाया गया है ये आज तक नहीं मिला। तो उसकी कहानी ये है कि जब चिंगिस खान मरा था तो उसकी कब्र को यहाँ पे लेके आए थे और 2000 लोग आए थे उसको दफनाने। उसके बाद जब वो दफना के वापस जा रहे थे तो पीछे से एक पूरी आर्मी आई सोल्जर्स की, उन्होंने सारे लोगों को मार दिया। फिर जब वो सोल्जर्स वापस जा रहे थे तो पीछे से एक और सोल्जर्स की आर्मी आई, उन्होंने उन सबको मार दिया। ये इसलिए किया कि किसी को कभी पता ही नहीं चले कि आखिर में कब्र है कहाँ। मैं जब मंगोलिया का अनाउंस किया था तो कुछ दोस्तों ने तो बोला था हमें लगता है कि तुम्हें ही मिलेगी चिंगिस खान की कब्र, कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे होगे। मुझे भी एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे मिल जाए, बट मैं उस साइड गया ही नहीं फिर, और हमने लौटने का टिकट करा लिया। आखिर मार्को पोलो ने चिंगिस खान के बारे में सच ही कहा है। चिंगिस खान घोड़े पे, दुनिया इनके। आई थिंक इट्स टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, या फिर द एलिफेंट इन द कैफे। अच्छा, अब मैं कैमरे पे देख के बोल लेता हूँ, हेलमेट पे देख के नहीं बोलता हूँ। तो अब सवाल यह है कि मोटरसाइकिल का क्या हुआ। तो जब एक कंट्री में आप अपनी मोटरसाइकिल लेके घुसते हो तो कस्टम से आपको एक टेम्पररी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपको अपने एग्जिट पे वापस सबमिट करना होता है, और अगर आप 1 साल के अंदर मोटरसाइकिल एग्जिट नहीं करते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो जब मैं मंगोलिया के एयरपोर्ट से निकला ना, मुझे पता था कि वो लोग रोक लेते हैं कि अगर आप कोई या गाड़ी या मोटरसाइकिल से कंट्री एंटर करो, बट इफ़ यू आर फ्लाइंग आउट तो वो वहाँ पे रोक लेंगे कि भाई आपकी गाड़ी का क्या हुआ। तो वही हुआ, मतलब उड़ान बटोर एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने रोका। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी वेयर इज़ योर कार। तो मैंने बोला इट इज़ नॉट अ कार, इट इज़ अ मोटरसाइकिल। अब क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो उनको लगा कि मैंने इतना सारा कुछ बोल दिया है, ये मेरा अजम्पशन है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला जाओ, नेक्स्ट टाइम आई गो टू मंगोलिया वो मुझे धर लेंगे कि भाई क्या हुआ उस मोटरसाइकिल का, नहीं तो यू पे अ फाइन, जो कस्टम का फ़ाइन होगा, विच वुड आई थिंक भी कुछ होगा, मतलब 70-80 हज़ार रुपये तो हो गई, ऐसा मुझे लगता है। तो व्हाट आई डिड वाज, जो मेरा वो वाला हॉस्टल था वहाँ पे मैंने उससे बोला कि भाई देखो मेरी ये सिचुएशन है, तो आप बताओ मैं क्या करूँ उस मोटरसाइकिल का। तो उसने बोला भाई देखो हम विंटर में बंद हो जाते हैं, अक्टूबर से मई तक वो बंद रहते हैं, सिर्फ 15 मई से 15 अक्टूबर तक वो खुले होते हैं। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल अंदर डाल देता हूँ अपने उसमें, एंड सेफ़ रहेगी क्योंकि विंटर में वहाँ -50 -60 चला जाता है, तो अंदर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर व्हेन यू कम बैक यू कैन टेक इट। तो अभी उनका फॉलोअप भी आया कि भाई हम 15 मई को खोल रहे हैं, तो आप बता दो आप कब मोटरसाइकिल लेने आओगे। तो इसी के साथ मोटरसाइकिल को हॉस्टल में छोड़ के सिर्फ यादों का पिटारा लेके हम वापस इंडिया आ गए। वैसे आपको नीरज भाई याद हैं जो कजाकिस्तान में रहते हैं और जिनकी मदद से मैंने ये मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन पहले उनका फोन आया कि उन्होंने मंगोलिया का वीजा लगवा लिया है और ठान लिया है कि वो मेरी मोटरसाइकिल मंगोलिया से वापस कजाकिस्तान लेके आएंगे। नीरज भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे चाबी ले जाना, है ना। और इसी के साथ हमारी सिल्क रोड ट्रिप का अंत होता है, जहां शुरुआत एक 4,500 रुपए की सस्ती फ्लाइट टिकट से हुई, जिसमें मैं अपने छोटे भाई के साथ एक छोटी सी रोड ट्रिप करता हूं। वहीं अंत वहां से कुछ 8,000 किलोमीटर दूर मंगोलिया में हुआ, जहां मैं और मेरी मोटरसाइकिल जिंदगी भर के लिए कोर मेमोरीज बटोर के ले आए। जहां कोई प्लान नहीं था, बस एक डायरेक्शन था कि मंगोलिया की तरफ जाना है। जहां कोई लिमिट्स नहीं थी, ना वक्त की ना जज्बे की, क्योंकि वही तो कमाया है। कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ अनजान लोग मिले, कभी पाचा मामा नाराज हुई तो कभी उन्होंने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। जब खाना नहीं मिलता था तो आलू भुजिया खा के सो जाते थे। जब रात को होटल नहीं मिलता तो जहां जागो वहां सवेरा। अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज आप ओन कर सकते हो वो कोई सेक्टर 250 में 3 BHK नहीं है, वो है आपका फ्रीडम। और अपनी जिंदगी में सेकंड बेस्ट चीज जो आप ओन कर सकते हो वो है एक मोटरसाइकिल।
और आई थिंक दैट इज़ वाई यू ट्रैवल ऑन अ मोटरसाइकिल. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मोटरसाइकिल एडवेंचर्स. बिकॉज वंस जब आप मतलब क्या होता है, जब आपके पास टाइम लिमिट नहीं होती ना, वैसे लंबा 2-3-4 महीने को ट्रैवल कर रहे होते हो, आपके पास जोग्राफी भी लिमिटेड नहीं होती है कि आप से इस रीजन में ट्रैवल कर रहे हो, इस एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, आप एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड ट्रैवल कर रहे हो. तो मोटरसाइकिल इज़ काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ यू, और यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मोटरसाइकिल, एंड यू आर पार्ट ऑफ द लैंडस्केप, यू आर पार्ट ऑफ द जोग्राफी. मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट कि मंगोलिया में आप कोई भी फ्रेम ले लो यार, आप मतलब हर जगह आप मोटरसाइकिल से देखो, आप उस फ्रेम में अकेले हो. और आज की डेट में 2024 में इट्स लाइक बीइंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर बाय योरसेल्फ. मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट क्या खूबसूरती थी, मतलब पाचा मामा, मदर नेचर. और वही है कि अब जैसे मंगोलिया है, तो मैं मंगोलिया में देख रहा था लोग क्या करते हैं कि लोग ऐसा टूर ले लेते हैं, जीप टूर ले लेते हैं, वो 10 दिन का 20 दिन का रोड ट्रिप का टूर ले लेते हैं. और अगर मुझे बोलो आप सेम चीज़ करो ना, जितने भी पैसे दो कि आप जाके गाड़ी से ऐसा घुमाओ, गाड़ी में पीछे वाली सीट पे ड्राइवर के पीछे बैठ के, आई विल नॉट डू इट. मतलब आई विल नॉट डू इट फॉर मनी ऑल्सो. दिस इज़ नॉट, मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल पे इट इज़ जस्ट 10x मच मोर फन वंस यू आर ऑन अ मोटरसाइकिल, क्योंकि आप अपने साथ ही होते हो. आप गाड़ी में तो लोगों से बात कर रहे हो, किसी से वो कर रहे हो, आप पूरे टाइम यू आर जस्ट लुकिंग एट द ज्योग्राफी एंड यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेडिटेशन. और आप जब वो 1-2-3 महीने करते हो ना, मुश्किल है ऐसे शब्दों में बयां करना, बट दैट इज़ वाई यू ट्रैवल ऑन अ मोटरसाइकिल. तो हाँ, आई थिंक एंड में यही बोलूँगा मैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. एंड आई थिंक द अमाउंट ऑफ लर्निंग, the amount of adventure, the amount of core memories you create in a motorcycle adventure like this, there is no comparison. So अगर मेरा ये ट्रिप, मेरी ये सीरीज़ जिसको 8 महीने लग गए आने में, देख के अगर थोड़ा भी किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, मतलब 2 लोग भी चले जाते हैं, तो मैं आई एम हैप्पी विद दैट. टू बी ऑनेस्ट, लाइक मंगोलिया, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि 2024 में मतलब देर इज़ अ प्लेस लाइक मंगोलिया जहाँ पे इतना सारा एडवेंचर ऑन ऑफर है. एंड मैंने बस मतलब आई जस्ट टच 1% ऑफ इट. आई नो इन द नेक्स्ट 10 years आई विल कीप गोइंग बैक टू मंगोलिया, बिकॉज मोटरसाइकिल चलानी पसंद है. तो भाई दैट इज़ वन कंट्री, वन प्लेस इन द वर्ल्ड आपको जाना चाहिए. मतलब मोटरसाइकिल एडवेंचर चाहिए तो मंगोलिया जाओ आंख बंद करके. बट एनीवेज, थैंक यू एवरीबडी. बहुत ही लेट हो गया, आई नो. मतलब मुझसे नहीं होता, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, वो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा एडिटिंग. मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है. तो नेक्स्ट ट्रिप में आई विल मेक श्योर विच एवर द नेक्स्ट लॉन्ग ट्रिप इज़ कि मैं एक एडिटर हायर कर लूँ सबसे पहले, और थोड़ा सा तेज़ वीडियोज़ आएँ. बट हाँ, मतलब जिन लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, हमारे कुछ 300-400 व्यू आते थे लॉन्ग वीडियोज़ पे पहले. अब एवरेज बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 50,000 मेरे लिए तो बहुत है. मैं तो खुश हूँ 50,000, मुझे नहीं चाहिए. बट हाँ, टारगेट रहेगा कि अगली ट्रिप जो हो उसमें शायद ऐसा एवरेज 5 लाख व्यूज़ आए. बाकी सही है. थैंक यू एवरीबडी. दिस इज़ इट फ्रॉम द सिल्क रोड ट्रिप. और जैसा कि किसी महान आदमी ने कहा है, लाइफ इज़ एन्जॉय. यूहू. The rascal is mine. This is it. Yoo-hoo! ये हमारा रैंडम सेटअप. ये हमने एक इमेजिनरी ह्यूमन यहाँ पे लगा रखा था. ये हमारा फ़ोन कैमरा. और सबसे बढ़िया बात यह है कि वीडियो में मैं 20 मिनट तक बोल गया और मैंने ये माइक वाला यही नहीं लगाया था. तो हाँ, मतलब काफ़ी फर्जी क्रिएटर है. एंड दिस इज़ ट्रिप मशीन कैफ़े. थैंक्स टू सिद्धार्थ जिन्होंने हमको ये कैफ़े यूज़ करने दिया विद अ वेरी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड. तो अगर आप गुड़गांव में हैं तो ट्रिप मशीन कैफ़े आ सकते हैं. और अक्सर एटलीस्ट वंस अ वीक शायद मैं भी मिल जाऊँ यहाँ पे. बट सही है. ओके, लाइफ इज़ एन्जॉय. यूहू.